हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत सेल क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित कुछ जो है पद हैं जिन्हें हम परिभाषित करेंगे। तो फिर टाइटल है हमारा सेल। तो सेल जो है वो क्या है देखिएगा। सेल यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकती है। तो फिर एक ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। एक ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है, या रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सेल कहते हैं। ठीक है। तो अब अगले वाली बात क्या आती है कि सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल के प्रकार तो देखिए, सेल के प्रकारों को हम ये सेल दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है प्राथमिक सेल, सेकंड है द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है कि ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, या जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करें।
जैसे टॉर्च में डलने वाले सेल होते हैं, रेडियो में सेल डाले जाते थे, जैसे घड़ी में डालने वाला सेल है जो कुछ टाइम के बाद में जो है निरावेशित हो जाता है, जिसे दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, ऐसे सेल कौन से सेल कहलाएंगे? ये प्राथमिक सेल कहलाएंगे। लेकिन द्वितीयक सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सके या जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करें, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो फिर इनकी परिभाषा हमारे पास क्या होगी? ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित करना संभव हो या जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह विद्युत ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करें। द्वितीयक सेल कहते हैं। तो जैसे हमारे पास में मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, इन्हें हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अब हम ये प्राथमिक सेल कितने प्रकार के हैं, द्वितीयक सेल कितने प्रकार के हैं, तो उनके प्रकारों के बारे में भी यहाँ पर एक परिचय हम लेंगे। तो ये चीज आपने उतार ली होगी, सेल किसे कहते हैं और ये सेल के प्रकार। अब मैं इसके कुछ प्रकार है प्राथमिक सेल की यहाँ ऊपर लिखने जा रहा हूँ और इसके भी प्रकार लिखने जा रहा हूँ, तो देखिएगा। फिर यहाँ ये जो सेल हैं वो अपने पास में 4 तरह के हैं, तो जिनका कोड वर्ड है, प्राथमिक सेल की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वी डी एल और फोर्थ में फिर डी। ये मैंने प्राथमिक के 4 पार्ट बताए हैं, प्राथमिक के वी डी एल डी। लेकिन वी से मतलब है वोल्टाइक, वोल्टाइक। डी से मतलब है डैनियल, एल से मतलब है लैक्लांसे, और डी से मतलब है ड्राई शुष्क सेल। ये हमारे पास में 4 पार्ट हो गए। और वोल्टेज जो सेल होता है ये जो सेल है ये चारों प्राथमिक हैं। तो वोल्टेज सेल में जो है एक ये कांच पात्र है, कांच पात्र, इसमें एक कॉपर रोड और एक जिंक रोड, Cu, और ये जिंक रोड, एक
कांच का पात्र लेकर के उसके अंदर हम H2SO4 डालते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें कॉपर और जिंक की रोड हम लगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव का और ये काम करती है नेगेटिव का। ये सेल बन करके तैयार है। तो फिर हम टॉर्च का बल्ब लगाएंगे इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, तो वो जलेंगे, वो जलेगा। तो फिर ये सेल इस तरीके से बनता है। इसका जो विद्युत वाहक बल है E, वो लगभग 1 वोल्ट होता है। नंबर 2 पे आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल के अंदर ये एक कॉपर पात्र होता है, कॉपर पात्र। Cu पात्र। इसके अंदर हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो होता है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O। इसमें रखते हैं एक सरंध्र पात्र, ये सरंध्र पात्र है, संरंध्र पात्र। इसमें जो घोल लिया जाता है वो होता है हमारे पास में डाइल्यूट H2SO4। ये कॉपर की जो पात्र की जो बॉडी है वो काम करती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का, और इसके अंदर एक जिंक रोड होती है। ये जिंक रोड ये काम करती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। तो फिर ये हमारे पास में जो है वो कौन सा सेल बन करके तैयार है, ये जिंक रोड है। ये यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है इस सरंध्र पात्र में। तो इसकी बॉडी कैसा काम करती है, पॉजिटिव का, और ये जिंक रोड है। ये डैनियल सेल हो गया। इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट, और इसे मानक सेल भी कहते हैं, मानक सेल। तो ये हो गया नंबर 2 पे। आपको इनके विद्युत वाहक बल और इनमें क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये ध्यान रखना है। लैग्रांजी, लैग्रांजी सेल में क्या होता है, ये एक प्लास्टिक पात्र होता है, प्लास्टिक पात्र। इस प्लास्टिक पात्र में जो सॉल्यूशन लिया जाता है यह है प्लास्टिक पात्र। इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो सॉल्यूशन होता है NH4Cl। इसमें ये एक कार्बन रोड होती है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम करती है, और ये जिंक रोड होती है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड काम करती है, ये जिंक रोड। माइनस जिंक रोड, ये कार्बन रोड C।
कार्बन रोड। इसका विद्युत वाहक बल E 1.45 वोल्ट होता है। अब उसके बाद में आता है शुष्क सेल। ये आपके पास में एक जिंक पात्र है, जिंक पात्र, Zn पात्र। इस जिंक पात्र के अंदर एक कार्बन रोड लगी होती है। इस कार्बन रोड के ऊपर एक ब्रास कैप, पीतल की टोपी होती है, जैसा कि रेडियो में डलने वाला सेल देखा हो। और इसमें एक पेस्ट भर दिया जाता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड पेस्ट। अमोनियम क्लोराइड पेस्ट NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके ऊपर यहाँ पेपर लगा दिया जाता है, जैसे कि एवरीडे, निप्पो, इस तरह के सेल की कंपनी के पेपर लगे होते हैं। ये जो नीचे का जो बॉटम है, ये काम करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। ये ऊपर की जो ब्रास कैप है, ये काम करती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। और इसका जो EMF होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ ये देख सकते हैं कि सेलों का जो है वो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सेल जो है वो कितने तरीके के हैं। सेल जो हैं वो हमारे पास में दो तरीके के हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के 4 प्रकार हैं, वोल्टाइक, डेनियल, लेक्लांसे और शुष्क। इनमें कौन कौन से विद्युत अपघटक पदार्थ होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड किस किस का काम करते हैं, एनोड या कैथोड का, और इनके EMF या विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये चीजों की इंफॉर्मेशन हमने अभी यहां तक ली। ठीक, अब हम द्वितीयक सेल के भी कुछ उदाहरण ले लें। तो यहां मैं द्वितीयक सेल के इसके ठीक नीचे की बात यहां लिख रहा हूं, जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। नंबर 2 निफे सेल, आयरन निकल आयरन अक्यूमुलेटर, निफे सेल। ये भी आपके पास में द्वितीयक सेल ही है। नंबर 3 मोबाइल में डलने वाली बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, ये भी आपके पास में द्वितीयक सेल ही है। तो इस तरीके से जो है हम सेलों के बारे में ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में जो सेल से ही रिलेटेड कुछ पद हैं, टर्म हैं, जिनको हम परिभाषित करेंगे। देखिए क्या है। तो कुछ टर्म हैं सेल से संदर्भ में, उनको हम परिभाषित करेंगे। तो एक तो है विद्युत वाहक बल, एक है टर्मिनल वोल्टता, और एक टर्म है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन इन तीनों पदों को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे पास में सपोज कीजिए कि ये कोई सेल है और ये उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये शुष्क सेल ले रहा हूं मैं, ये उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हमने इन टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाया
और यहां से जो है हमने एक बल्ब लगाया और ये लगा दिया हमने स्विच ऑन ऑफ। ये सेल था कोई। जब हम सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं तब इस वोल्टमीटर का जो अधिकतम पाठ्यांक होगा इन इलेक्ट्रोडों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच, वो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, परिपथ खुला होगा। तो सेल से धारा नहीं ली जाए अर्थात परिपथ खुला हो तब इलेक्ट्रोडों के बीच में अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन कर दें, ऑन करते ही क्या है कि अब सेल से धारा ली जाएगी, परिपथ बंद हो जाएगा, तब इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर आएगा उसको हम टर्मिनल वोल्टता कहेंगे। तो दोनों जो है परिभाषाएं आपको पता लग गई होंगी। एक खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर है जिसे हम विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, और एक हमारे पास में क्या है? एक हमारे पास में है कि जो है टर्मिनल वोल्टता जब हम धारा लें बंद परिपथ की बात करें। तो चलें हम इन पदों को परिभाषित कर लेते हैं। देखिएगा, हमारे पास में है नंबर फर्स्ट, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे परिभाषित करेंगे? जब सेल से धारा नहीं ली जाए अर्थात परिपथ खुला हो, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल होता है जब सेल से कोई धारा नहीं ली जाए अर्थात परिपथ खुला हो, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। या अन्य शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए कि किसी सेल द्वारा बंद परिपथ, किसी सेल द्वारा एक चक्र पूर्ण करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? एक कूलाम आवेश को एक चक्र पूर्ण करवाने में अधिकतम कितना कार्य वो कर सकता है, ये उसका विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन आप यही परिभाषा यहां से लिख लीजिए, केवल कंफ्यूजन में न जाकर के। अगले वाला पद हमारे पास में आता है सेल का विद्युत वाहक बल के बाद सेल की टर्मिनल वोल्टता कैसे परिभाषित करेंगे? टर्मिनल वोल्टता को देखिएगा। टर्मिनल वोल्टता यहां हम देखेंगे कि जब सेल से धारा ली जाए अर्थात परिपथ बंद हो, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता होती है। तो इसी से बन जाएगी, जब सेल से, यहां से सेल और लगाना पड़ेगा, देखना, जब सेल से
धारा ली जाए, जब सेल से धारा ली जाए अर्थात परिपथ बंद हो, परिपथ बंद हो, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता होती है, टर्मिनल वोल्टता होती है। लेकिन धारा ली जाए अर्थात परिपथ बंद हो, तब इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता होती है। तो इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, E। ये इनके सिंबल भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टता हो गई। एक और हम लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक टर्म और लेते हैं। एक तो हमने विद्युत वाहक बल को परिभाषित किया, एक टर्मिनल वोल्टता को। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो कोई जो सेल है उसमें इलेक्ट्रोड हैं और विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो जब हम सेल को विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य पदार्थ भी जो है धारा के प्रवाह में विरोध करते हैं। तो फिर ये जो सेल का अंदरूनी धारा के प्रवाह में अवरोध का जो गुण है, इसे ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी सेल की इलेक्ट्रोडों एवं किसी सेल के इलेक्ट्रोडों एवं वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो फिर ये आ गई तुम्हारे पास में क्या, आंतरिक प्रतिरोध। तो तीन टर्म हो गई, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता V और आंतरिक प्रतिरोध R। लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है देखिए। फिर R को प्रभावित करने वाले कारक, R को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये कौन कौन से कारक हैं देखिएगा। नंबर फर्स्ट यहां पर आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। नंबर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी एवं नंबर तीन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। नंबर चार वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की प्रकृति
और नेक्स्ट है 5 ताप। ये वो कारक हैं जिनके ऊपर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। इससे आगे वाला हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। थैंक यू।